हाँ तो दोस्तों, प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सेक्शन चल रहा है टेंस, जिसमें से हमारा प्रेजेंट टेंस पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब हमें पास्ट टेंस को शुरू करना था। ठीक है, पास्ट टेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पास्ट टेंस को पूरी तरह पढ़ने से पहले हमें पास्ट टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा पढ़ना होगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस। याद रखिएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो पहले अब मैं आज आपको दूंगा पास्ट टेंस का ही एक हिस्सा है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के 4 रूप हैं और चारों रूप के स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पता होगा। सबसे पहले हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें निगेटिव में डिड का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग करते हैं। जब डिड का प्रयोग होता है तो वर्ब का पहला रूप हो जाता है। ये पहले वीडियोज में चूँकि डिटेल से बतला दिया गया है, तो मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दूसरा हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज अथवा वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा आपके पास है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड का ही प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा आसान होता है प्रेजेंट के मुकाबले। प्रेजेंट में सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। और अगला हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। चलिए, अब मैं जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी ऑब्जेक्ट पे हमेशा की तरह प्लस अथवा माइनस लगा देता हूँ। वाक्य में ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो पास्ट टेंस के सीक्वेंस को शुरू करने से पहले आपको पास्ट टेंस के 4 स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। क्लियर है? अब हमारा हेडिंग होगा सीक्वेंस ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से बिना जंप किए हुए आपको देखना होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। हम सीक्वेंस ऑफ टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ग्राफ का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसके बेस पे चलता हूँ। चलिए, जो इसका बेस पॉइंट है वो ये है। ठीक है, पहले हेडिंग आप यहाँ दे देंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस या पास्ट टेंस, सीक्वेंस ऑफ पास्ट टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला रूल कहता है, रूल 1, इफ़ एनी सेंटेंस has more than one clause given the first clause is in past tense, यहाँ लिख दिया गया एनी फॉर्म, द अदर क्लॉज मस्ट बी इन पास्ट टेंस। यहाँ पे भी लिख दिया गया एनी फॉर्म और इसको कर दिया गया ब्रैकेट में। पूरा कैमरा में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ध्यान से इस रूल को पढ़िएगा, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का बेस है। पहला नियम ये कहा गया, इफ़ एनी सेंटेंस हैज मोर देन वन क्लॉज, अगर किसी भी वाक्य में एक से ज़्यादा क्लॉज मौजूद है, गिवन अगर द फर्स्ट क्लॉज इज इन पास्ट टेंस, और पहला क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो जो दूसरा क्लॉज होगा वो भी पास्ट के ही किसी ना किसी रूप में होगा, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर कोई एक सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में क्लॉज 1 प्लस क्लॉज 2 दो क्लॉज हैं, ध्यान से देखा जाए। अगर क्लॉज 1 पास्ट में है
तो क्लॉज 2 पास्ट में ही होगा, ये कहने का अर्थ है। एनी फॉर्म, ये पास्ट के किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये पास्ट के किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर क्लॉज 1 प्रेजेंट में है तो क्लॉज 2 जो होगा ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है या फ्यूचर भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर दो क्लॉज में पहला क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा क्लॉज प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। मैं फ्यूचर यहाँ लिखता हूँ, दिख जाएगा। चलिए, फ्यूचर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पहला क्लॉज पास्ट में है दूसरा क्लॉज पास्ट में ही होगा। यहीं से सीक्वेंस की तैयारी शुरू हो जाती है। तो एनी फॉर्म का अर्थ क्या है? एनी फॉर्म का अर्थ क्या है? हम लोग को पता होना चाहिए कि पास्ट का कौन सा फॉर्म आगे रहेगा तो कौन सा फॉर्म बाद में रहेगा, कौन सा फॉर्म बाद में रहेगा तो कौन सा फॉर्म पहले रहेगा। एक कॉम्बिनेशन तो तैयार होना चाहिए। तो पहले ये नियम आप समझ लेंगे ध्यान से। इस नियम का बेस यही है कि अगर किसी भी वाक्य में एक से ज़्यादा क्लॉज मौजूद हैं, पहला क्लॉज अगर पास्ट टेंस के किसी भी रूप में है तो उसके बाद हम लोग पास्ट का ही प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग पहले लिख लेंगे, समझ लेंगे। और अगर ये पॉइंट आपने बना लिया है तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान आपका लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, आ रहा है यहाँ तक? चले, वेरी गुड। यहाँ बॉक्स में लिखिएगा नोट, एक्सेप्शन में पॉइंट लिखिएगा यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट। ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट की बात होती है तो वो लोग कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो पास्ट के बावजूद भी प्रेजेंट में ही रहते हैं। क्लियर है? एक्सेप्शन का हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट, मतलब ये इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट को पास्ट के बाद भी आना होगा तो वो अपने बेसिक रूप को चेंज नहीं करते हैं। प्रेजेंट में रहेंगे तो वो प्रेजेंट में ही रहेंगे, बाकी सब जगह ये नियम फॉलो होता है। तो पहले आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे यहाँ तक, फिर मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। चलिए, अब मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस पे। ये इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पूरी पढ़ाई का कि अगर सिर्फ इसी को ठीक से पढ़ लिया जाए तो आपसे टेंस के 60% क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। 60%, बाकी पूरे टेंस के नियमों को 40% ही प्राथमिकता दी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जो मैंने आपको समझाया था। मैं एक सेंटेंस अगर लेता हूँ, आई वेंट व्हेन ही कम्स, ये लाइन गलत है। जब आपके पास पहला क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा क्लॉज प्रेजेंट में नहीं हो सकता है, गलत है। आपको लिखना होगा आई वेंट व्हेन ही केम या फिर ही, ठीक है, ही हैड कम। पास्ट का ही कोई ना कोई रूप होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं हो सकता। यही मैं आपसे कह रहा था। लेकिन हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं जो हमने आपको एक्सेप्शन दिया था। एक्सेप्शन को थोड़ा समझ लिया जाए। एक्सेप्शन में हम लिखते हैं द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए, पहला क्लॉज में हमारा सेड का प्रयोग था, यानी कि ये पास्ट था। फिर भी जो दूसरा क्लॉज हमारा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये प्रेजेंट में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट ही सिर्फ इस नियम से बचे हुए हैं, बाकी जो भी हमारे हिस्से हैं वो इस नियम से बचे हुए नहीं हैं। बाकी के लिए नियम यही है, क्लॉज 1 अगर पास्ट होगा तो क्लॉज 2 अगर पास्ट होगा। क्लियर है? अब हम लोग को पढ़ना है कि कब टेंस के कैसे कैसे पेयर होते हैं, क्या क्या सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग आएंगे अपने सीक्वेंस ऑफ टेंस के ग्राफ पे। चलिए, इसका बेस तो आप लोग समझ चुके हैं कि अगर आगे पास्ट है तो पीछे पास्ट होगा, तो भाई कौन सा रूप होगा। ठीक है, कैसे? मैं आपको पहले एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। ठीक है, समझिए। मानिए एक वाक्य ऐसा लिख दिया गया था, ठीक है, आई had eaten when he was writing।
मानिए एक वाक्य लिख दिया गया, ध्यान से इस चीज़ को देखा जाएगा। आई हैड इटन व्हेन ही वाज राइटिंग। आप देखते हैं कि इसमें दो क्लॉज है, आई हैड इटन है और ही वाज राइटिंग है। और आप देखते हैं कि ये जो हैड लगा हुआ है तो ये तो पास्ट टेंस है, और यहाँ पे वाज लगा हुआ है तो ये भी पास्ट टेंस है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वाक्य पूरी तरह गलत है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? अभी तो हमने पढ़ा था कि भूतकाल के बाद भूतकाल आ सकता है, पास्ट के बाद पास्ट आ सकता है। सीक्वेंस, ये सीक्वेंस गलत है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बना हुआ है। पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस नहीं आ सकता है। तो सिर्फ ऐसा कह देना कि पास्ट के बाद एनी फॉर्म, पास्ट के एनी फॉर्म के बाद पास्ट का एनी फॉर्म आएगा, तो ये पढ़ाई पूरी नहीं होती है। समझना होता है कि कब कौन सा फॉर्म आएगा, समझ रहे हैं? ये वाक्य गलत है। अब हम लोग वही पढ़ाई पढ़ेंगे, हमें मालूम चल जाएगा कि किस वाक्य के बाद कौन सा वाक्य आना चाहिए। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो ये आपने देखा कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल गलत है। कैसे है ये अब आपको समझ में आएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और प्लीज़ पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है? चलिए, तो हम लोग आते हैं अब सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस में मैं आपको 4 ग्राफ देता हूँ। चलिए, ग्राफ 1 G1 समझा जाए। ध्यान से चीज़ों को बस समझना है। ऐसे यहाँ और ऐसे यहाँ, और दोनों का बेस मैं यहाँ ऐसे बनाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखा जाएगा। चलिए, मैं बनाता हूँ ग्राफ 2 G2। ग्राफ 2 में मैं ऐसे एक लाइन लेता हूँ, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ध्यान से देखा जाए, ठीक है? दोनों ग्राफ आपके पास आ रहे हैं, दिख रहे हैं साफ साफ। चलिए, ये ग्राफ 1 है और ये ग्राफ 2 है। पहले 2 ग्राफ डिस्कस करेंगे, फिर जो 2 ग्राफ बचे होंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, ग्राफ 1 कहता है कि इसमें 2 एक्शन है। ये जो है ये है एक्शन 1, ये है एक्शन 1, और ये जो है ये है एक्शन 2, ये है एक्शन 2। दोनों एक्शन एक ही साथ समाप्त हुए हैं। गौर कीजिएगा, शुरुआत होने से मतलब नहीं है, दोनों एक्शन एक ही साथ समाप्त हुए हैं। क्योंकि जब हम लोग भूतकाल की बात करते हैं तो कार्य की समाप्ति की बात करते हैं। मैं वहाँ गया, कार्य समाप्त हो चुका है, ठीक है? मैंने खाया, कार्य समाप्त हो चुका है। तो भूतकाल में तो सारे कार्य समाप्त ही रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों कार्य, 2 घटनाएं एक साथ समाप्त हुई हैं। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अथवा वो ऐसे समाप्त हुई हैं कि दोनों के बीच समय का गैप बहुत ज़्यादा कम है, दोनों के बीच टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा कम है। आप टाइम इंटरवल को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे आप किसी के घर गए, आपने बेल बजाई, किसी ने दरवाज़ा खोला, आपने, ठीक है, अब जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला आपने उस व्यक्ति को देखा। तो बताइए, दरवाज़ा खोलने में और देखने में कितना समय लग सकता है? मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट का सेकंड लगते हैं। क्योंकि दरवाज़ा खोलता है तो टीवी सीरियल थोड़ी है कि हम लोग उसको धीरे 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 देखेंगे। ऐसा पहले पैर देखेंगे फिर घुटना देखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आदमी सीधा उसको देख लेता है, ठीक है? ये घटना होती है। जैसे आप किसी चीज़ को खाते हैं और आपको टेस्ट समझ में आता है, कितना समय लगता है? ना के बराबर, ठीक है? हम लोग कहते हैं जैसे ही मैंने खाया मैंने महसूस किया। तो इस सब में समय ना के बराबर लगता है। ऐसी घटनाओं को, जब 2 घटनाएं एक साथ हों, आपको जब 2 घटनाओं को ऐसे दिखाना है कि दोनों एक साथ समाप्त हुए हैं, उनके बीच टाइम इंटरवल बहुत ही ज़्यादा कम था। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अब देखा जाए तो अगर एक्शन 1 और एक्शन 2 दोनों इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि टाइम इंटरवल बहुत कम है, अब इस दोनों एक्शन को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन। किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन। अब चलिए, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है? देखा जाए, दिस स्ट्रक्चर, या फिर मैं यहाँ लिखता हूँ दिस ग्राफ इज यूज्ड व्हेन। इस ग्राफ का प्रयोग करते हैं जब 2 एक्शंस आर completed in such a way that, दिख रहा है? in such a way that, मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल ट्विस्ट करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। in such a way that there is no time gap or a little time gap।
ध्यान से चीज़ों को देखा जाए और ध्यान से समझिएगा। मैं इसे दोबारा बोलता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दिस ग्राफ, मतलब ये वाला ग्राफ, ग्राफ 1 इज़ यूज्ड व्हेन 2 एक्शंस आर कंप्लीटेड इन सच अ वे दैट देयर इज़ नो टाइम गैप और अ लिटिल टाइम गैप। इस ग्राफ का प्रयोग तब करते हैं जब सिचुएशन में 2 घटनाएं ऐसे समाप्त होती हैं कि दोनों के बीच में टाइम गैप ना के बराबर होता है या बहुत ही ज़्यादा कम होता है। क्लियर है? चलिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब इसका अगला जो पॉइंट है, ठीक है, मैं ये वाला सेक्शन वाइप करूँगा, उसके बाद मैं इसका अगला पॉइंट लिखूँगा। आप इसे नोट करते चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, तो इसका अगला पॉइंट मैं लिखूँगा, इन दिस कंडीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दिस कंडीशन, इस हालात में, बोथ the actions must be in past indefinite। ध्यान से देखा जाएगा, इस हालात में दोनों एक्शन पास्ट इंडिफिनिट में रखे जाएंगे। ध्यान से फिर चीज़ों को देखा जाएगा। इन दिस कंडीशन बोथ द एक्शंस मस्ट बी इन पास्ट इंडिफिनिट। एक्शन 1 भी पास्ट इंडिफिनिट में होगा और एक्शन 2 भी पास्ट इंडिफिनिट में होगा, यानी कि सिंपल पास्ट में होगा। दोनों का स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ भी आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? मैं 2 मिनट के लिए इस ग्राफ को वाइप करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ग्राफ बना लिया होगा और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को देखा जाएगा। इन दिस कंडीशन बोथ द एक्शंस मस्ट बी इन पास्ट इंडिफिनिट। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आई सॉ हिम व्हेन ही ओपेंड द डोर। व्हेन ही ओपेंड द डोर, मैंने उसे देखा जब उसने दरवाज़ा खोला। देखिए, आई सॉ हिम सिंपल पास्ट, ही ओपेंड द डोर सिंपल पास्ट, दोनों पास्ट इंडेफिनिट है। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। आप इमेजिन कीजिए, ये जो घटना हुआ है, इस घटना में सिचुएशन ऐसा होगा कि पुलिस आई होगी और चोर भागा होगा। पुलिस का आना समाप्त हुआ होगा और चोर का भागना समाप्त हुआ होगा। ठीक है, मतलब उसके बाद तो चोर भाग गया होगा, लेकिन वहाँ से चोर चला गया, हमारा पास्ट वहीं पे है। तो हम लिखेंगे द थिफ, ध्यान से देखा जाएगा, रैन अवे व्हेन द पुलिस केम या अराइव्ड। देखिए, द थिफ रैन अवे when the police arrived। the thief ran away simple past, the police came या arrived simple past। तो ऐसी जो भी घटनाएं होंगी जो दोनों के बीच में टाइम गैप ना के बराबर होगा, 0 के करीब में होगा टाइम गैप, उसे हम लोग किस में रखते हैं? हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं। और ये पहला हमारा ग्राफ है। तो जब भी ऐसी घटनाएं होंगी, आप ऐसे घटनाओं का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे राम के बुलाने पर मैं गया, ध्यान दिया जाएगा, राम ने बुलाया तब मैं गया। ठीक है, तो आई वेंट, वहाँ पे बोलेंगे हम लोग आई वेंट व्हेन राम कॉल्ड मी। राम ने बुलाया, मैं गया। ये दिखाता है कि दोनों काम लगातार हुए। ऐसा नहीं कि राम बुला दिया, आप घर पे बैठे हुए थे, आप 2 दिन के बाद गए, ऐसा नहीं। ठीक है, जब राम ने बुलाया होगा, और ठीक है, जैसे हमारे घर में पिताजी ने आवाज़ दिया और हम लोग तुरंत चले गए, तो वहाँ पर हम लोग इस घटना का इस्तेमाल करते हैं, इस ग्राफ का प्रयोग करते हैं। ग्राफ 1, तो ऐसा सिचुएशन कभी भी होगा तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ 1 का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। आप इसके नियम को अच्छे से लिख लीजिए और एग्जांपल्स को देख लिया जाए। ग्राफ 1 क्लियर है। अब हम लोग आएंगे ग्राफ 2 पे। हम लोग आएंगे ग्राफ 2। ठीक है, ध्यान से देखा जाए। चलिए, मैं आता हूँ ग्राफ 2 आप लोगों ने लगभग बना लिया था। मैं यहीं पर बस ग्राफ 2 को अब एक एक करके डील करता हूँ। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को समझा जाए। और ये देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा भी है। आपको ये मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है। चलिए, ध्यान दिया जाए। अब हमारा है ग्राफ 2। ग्राफ 2 आप लोगों ने बनाया भी होगा, मैं इसे दोबारा बनाता हूँ। ग्राफ 2 का ग्राफ हमारा ये था। ये जो बीच में है, यही है टाइम गैप। ध्यान से आप देखिए, ठीक है, यही है टाइम गैप। यहाँ से यहाँ तक में अच्छा खासा टाइम गैप है। पिछले बार टाइम गैप 0 था, ना के बराबर था। इसके बीच में मैं व्हेन भी लिखता हूँ, मैं आफ्टर भी लिखता हूँ और मैं बिफोर भी लिखता हूँ।
यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में, जोड़ने वाले शब्द के रूप में 3 शब्द का प्रयोग हो सकता है, व्हेन का, आफ्टर का और बिफोर का। ठीक है, ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास 2 घटना है। ठीक है, गौर से देखिएगा, एक्शन 1 और हमारे पास है एक्शन 2। ठीक है, चलिए एक्शन 1 और एक्शन 2, ध्यान से इस चीज़ों को देखा जाए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, दिस ग्राफ इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ टाइम गैप in between the completion of 2 actions। इस ग्राफ का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब दोनों जो एक्शन है, ठीक है, दोनों जो एक्शन का कंप्लीशन होगा उसमें एक टाइम गैप आपको दिखलाई पड़ेगा। यहाँ मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखा जाए। टाइम गैप का अर्थ होता है कि परिणाम, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक यहाँ पे टाइम गैप, दूसरा आप समझिएगा कि परिणाम को आप बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पे परिणाम पहले आ जाता है, नहीं होता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो आप 1 सेकंड के बाद जाओ या फिर 1 घंटे के बाद जाओ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, ध्यान से देखा जाएगा। अब जब मरीज मर ही गया है तो डॉक्टर 1 सेकंड के बाद जाए या फिर 1 घंटे के बाद जाए, कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर परिणाम पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं होगा तो भी इसी नियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में पॉइंट भी लिख देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। दिस ग्राफ इज ऑल्सो, ध्यान से देखा जाएगा, दिस ग्राफ इज ऑल्सो यूज्ड विथ द रिजल्ट which is unchangeable। ध्यान से देखा जाएगा, दिस ग्राफ इज ऑल्सो यूज्ड विथ द रिजल्ट विच इज अनचेंजेबल। इस ग्राफ का इस्तेमाल उस परिणाम के साथ भी करते हैं जो अब अनचेंजेबल है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अब मरीज मर गया तो डॉक्टर को बुला के क्या करेंगे, तुरंत में या फिर 1 सेकंड बाद या फिर 1 घंटे के बाद। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस कंडीशन में, ठीक है, मैं यहाँ पे अगला पॉइंट देता हूँ, एक्शन 2 जो आपका होगा, ध्यान से देखा जाएगा, जो आपका एक्शन 2 होगा ये पास्ट परफेक्ट में होगा। एक्शन 2 जो होगा, जो पहले समाप्त हो गया है, देखिए छोटा है, ये पहले समाप्त हो गया है, ये आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। जो एक्शन 1 होगा, ध्यान से देखा जाएगा, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में होगा। किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होगा। ध्यान से देखिए, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट मतलब इसमें 2 घटनाएं होंगी, जो पहले समाप्त होगा और जो बाद में समाप्त होगा। तो जो पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए पहले आप इसे, ये चूँकि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बहुत वाइडली यूज्ड है, तो आप इसे पहले नोट करते चलिए, फिर हम लोग चीज़ों को आगे पढ़ाते चलते हैं। मैं फिर एक बार समझाता हूँ, इन्हें, इन दोनों को जोड़ने के लिए व्हेन, आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिस ग्राफ इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ टाइम गैप इन बिटवीन द, आगे लिखा गया इन बिटवीन द completion, sorry, COMPLETION, in between the completion of 2 actions, 2 actions के पूर्ण होने में अगर टाइम गैप होगा तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो यूज्ड विद द रिजल्ट विच इज अनचेंजेबल। अगर एक ऐसा परिणाम हो गया है जिसे अब आप नहीं बदल सकते हैं तो भी इसी ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि अब टाइम बढ़ाने या घटाने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे पुलिस को देखते ही चोर भागा, अगर उसमें 10 मिनट लेट होता तो चोर पकड़ा जाता, लेकिन जब आपका मरीज मर ही गया है तो डॉक्टर आप तुरंत बुला के या फिर 1 घंटे के बाद या फिर 1 दिन के बाद बुला के क्या करेंगे, उसी में इस नियम को कहा गया है। एक्शन 2 हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, एक्शन 1 हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, मतलब जो काम पहले समाप्त हो गया है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है वो पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं, पहले आप इसे प्लीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया था, ये कंप्लीशन है, वहाँ पे कंपटीशन लिखा दिया। ठीक है,
मिस्टेक हो गया था, आप इधर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने इसके एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। चलिए ध्यान से चीज़ों को बस समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, आपको ये समझ में आने लगेंगे। चलिए मैं उदाहरण लेता हूँ। पहला उदाहरण मैं आपको देता हूँ जो हमारा बेसिक है। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। दो घटनाएं हैं, पहले मरीज मरा, उसके बाद डॉक्टर आया। तो हम लोग लिखते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, ध्यान से देखा जाएगा, द डॉक्टर केम। गौर से देखिए, द पेशेंट हैड डाइड ये हमारा एक्शन 2 है, बिफोर द डॉक्टर केम ये हमारा एक्शन 1 है। एक पास्ट परफेक्ट, एक पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है। इसमें हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन जो जैसे हम लोग कहते हैं स्टेशन पे, हम लोग के स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप बिफोर की जगह व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देखिए, आपका बिफोर और व्हेन आपका क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो सीक्वेंस बदल जाएगा। आफ्टर पे हम लोग को ऐसे लिखना होगा द, ठीक है, मैं ये दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग को लिखना होगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डेड। देख रहे हैं, आ रहा है कैमरा में? ठीक है, बहुत अच्छा। तो यानी कि अगर इसमें बिफोर या व्हेन का प्रयोग करेंगे तो सीक्वेंस अलग होता है, आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो सीक्वेंस अलग होता है। इसीलिए मैं इसके दोनों सीक्वेंस को यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ध्यान देने की इसमें आवश्यकता है। ठीक है, यही इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस के अंदर भी सीक्वेंस है। तो इसमें हमारा 2 सीक्वेंस होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीक्वेंस 1। सीक्वेंस 1 हमारा ये होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए पास्ट परफेक्ट प्लस हम लोग यहाँ पे लगाते हैं बिफोर अथवा व्हेन। ठीक है, प्लस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इट इज़ ब्लोइंग हार्ड टुडे, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और मैं जो वीडियो जो है वो, तो ये वीडियो मैं हमेशा आउटडोर्स में बनाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे। चलिए अब हमारा है सीक्वेंस 2। सीक्वेंस 2, ओ सॉरी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, हल्का सा बोर्ड में मूव कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कीजिए। ठीक है, जब तक बारिश नहीं आ जाती है तब तक पता नहीं आप लोग वीडियो ये कब देखेंगे, लेकिन आज बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। सीक्वेंस 2 हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। सीक्वेंस 2 में हमारा पहले क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पहले हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, प्लस हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, आफ्टर, प्लस यहाँ क्या लगेगा हमारा, पास्ट परफेक्ट। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसमें 2 तरह के सीक्वेंस हैं। ठीक है, सीक्वेंस को ध्यान से देख लीजिएगा। एक सीक्वेंस है बिफोर या व्हेन के लिए और दूसरा सीक्वेंस है आफ्टर के लिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब टाइम गैप होता है या रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जैसे इसका बहुत बार इस पर बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, द प्लेयर, ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा। एक क्वेश्चन है द प्लेयर कॉट द बॉल व्हेन इट हैड टच्ड द रोप, कि व्हेन इट टच्ड द रोप। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, पहले आप इसे, ठीक है, लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे लिख चुके होंगे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, इस ग्राफ पे आप ज़रा समझिएगा। ठीक है, देखिए एक सवाल ऐसा है, आपको सवाल ऐसा दे दिया गया। ठीक है, तो ये सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। The player caught the ball when it touched the rope या फिर बाउंड्री। प्लेयर ने बॉल को पकड़ा जब वह बाउंड्री को टच कर दिया। क्रिकेट की बात हो रही है।
अब बहुत लोग को ऐसा लगता है कि बॉल बाउंड्री को टच किया और जाके प्लेयर ने बॉल को पकड़ा तो हम लोग दोनों सिंपल पास्ट में लिख सकते हैं। नहीं, बॉल जैसे ही बाउंड्री को टच कर दिया तो वो 4 या 6 हो गया, वो 4 या 6 हो गया। अब आप उसे तुरंत पकड़िए या फिर 1 घंटे के बाद जाके पकड़िए, वो रन बढ़ने वाले नहीं, वो रन आपके वही रहेंगे। यही घटना यहाँ पे है, तो आपको समझना होगा व्हेन इट टच द बाउंड्री, यहाँ पे गलत हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लगाना होगा व्हेन इट हैड टच द बाउंड्री। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर आपको समझाता हूँ। द प्लेयर कॉट द बॉल व्हेन इट हैड टच द बाउंड्री, जब वो बाउंड्री को जाके टच कर चुका था, क्योंकि अब यहाँ पे आप रिजल्ट आ चुका है, उस रिजल्ट को आप बदल नहीं सकते हैं तुरंत में काम कर के। तो ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। इस क्वेश्चंस को हम लोग आगे जाकर प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अभी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक बार ध्यान से पूरे ग्राफ को, वीडियो को, थ्योरी को फिर से देखिए, आपको इसमें कोई और कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दूसरा ग्राफ हाईली इंपॉर्टेंट था, आपने 2 ग्राफ देखे, ग्राफ 1 और ग्राफ 2। अब हम लोग आएंगे ग्राफ 3 पे, ठीक है। हल्का सा मुझे कैमरा एंगल को ट्विस्ट करना होगा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब हम लोग आएंगे ग्राफ 3 पे, ध्यान से चीज़ों को देखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्या कहा जाए इसे, ठीक है। थोड़ा सा इसे अगर आप फोकस करके पढ़ लेंगे ना तो टेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है। हम लोग आ जाएंगे ग्राफ 3 पे। हमारा ग्राफ 3 अब क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये भी गौर से देखा जाएगा। एक एक्शन ऐसे हुआ, दूसरा एक्शन ऐसे हुआ, बीच में मैंने लगा दिया व्हेन, ठीक है, बीच में व्हेन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक कार्य चल रहा है, बीच में एक छोटा कार्य होके रुक गया, ठीक है, गौर से देखा जाएगा, ठीक है। इसमें ये जो छोटा वाला कार्य है एक्शन 2, ये रहेगा पास्ट इंडेफिनिट, ये किस में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो लगातार चल रहा है एक्शन 1, ये हमारा रहता है पास्ट कंटिन्यूअस। किस में रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ग्राफ आपने देख लिया। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई एक घटना लगातार चल रही है, उसके बीच में कोई एक छोटी घटना हुई और वो वहीं समाप्त हो गई, तो जो लगातार चल रही है वो पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, जो छोटी घटना होकर समाप्त हो गई वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगी। जैसे मैंने राम को दौड़ते हुए देखा, मतलब मैंने जब देखा तो राम दौड़ रहा था, तो राम मैंने देखने के पहले भी दौड़ रहा था, उसके बाद आगे भी दौड़ रहा था, बीच में मैंने उसे देखा, मैंने राम को देख लिया, एक बीच का एक छोटा सा हिस्सा था। तो इसका इंग्लिश होगा आई सॉ राम व्हेन ही वाज रनिंग। आई सॉ राम व्हेन ही वाज रनिंग, मैंने राम को देखा जब वह दौड़ रहा था। देखिए, आई सॉ राम, ये वाला घटना हो गया एक्शन 2, ही वाज रनिंग एक्शन 1। हमारे पढ़ते समय लाइट चली गई, ठीक है, या फिर ठीक है बिजली चली गई, या फिर कुछ भी ऐसा घटना हुआ, तो हम लोग लिखेंगे द द नहीं लगाएंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, या फिर कट ऑफ व्हेन वी वर लर्निंग। देखिए, बिजली जाना एक छोटी घटना थी जो बीच में हुआ और समाप्त हो गया। पढ़ाई उसके पहले भी चल रही थी, उसके बाद भी चली, ऐसा तो नहीं कि बिजली कटने पे हमने पढ़ाई बंद कर दिया। तो ऐसे घटनाओं में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो छोटी घटना हुई रहती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है, और जो पहले से चल रही होती है और आगे तक चलती है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होती है, ठीक है। जैसे मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, तो वो तो पहले पढ़ रहा था, आपने तो बीच में जाके देखा ना, वो तो पहले से पढ़ रहा था। तो आई सॉ हिम रीडिंग, या फिर आई सॉ हिम व्हेन ही वाज रीडिंग, इस घटनाओं का प्रयोग इसमें यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कई बार इस 2 शब्द को छुपा भी दिया जाता है, देखा जाए। आई सॉ राम रनिंग, तो यहाँ पे घबराइएगा नहीं, वो 2 अलग अलग टेंस है। आई सॉ राम व्हेन ही वाज रनिंग, तो इस तीनों पॉइंट को कभी कभी छुपा दिया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको सिंथेसिस चैप्टर में बताऊंगा कि चीज़ों को कैसे छुपाया जाता है। अभी आप जान लीजिएगा, ऐसा कहीं आप देखेंगे तो घबराएंगे नहीं, आप समझ जाएंगे कि वो टेंस का ग्राफ नंबर 3 का इस्तेमाल किया गया है। ये हो गया टेंस का 3rd ग्राफ, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं टेंस के 4th ग्राफ पे। हमारे पास अगला होगा ग्राफ 4। ग्राफ 4 बहुत वाइडली यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस तो सबका हमेशा रहता है, सीक्वेंस है तो।
ग्राफ 4 कहता है दो घटनाएं कब शुरू हुई कब समाप्त हुई हम लोग को पता नहीं है, हम उनके बीच के जोन को लेते हैं जब दोनों कंटिन्यूटी में थे। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया एक्शन 1, ये भी रहेगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, ये हमारा हो गया एक्शन 2, यहाँ पे 2 1 किसी को दे दीजिए, मैंने मैं इसी को 1 देता हूँ, इसी को 2 देता हूँ, ये भी रहेगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। दोनों को जोड़ने के लिए व्हेन का भी प्रयोग करते हैं और व्हाइल का भी प्रयोग करते हैं, व्हेन अथवा व्हाइल। जैसे आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था, व्हेन या व्हाइल यू वर स्लीपिंग, जब आप सो रहे थे तो मैं खा रहा था। ये बीच के किसी घटना की बात है, जब आप सो रहे थे तब मैं खा रहा था। ठीक है, हम लोग अक्सर कहते हैं जब आप पढ़ रहे थे तो मैं खेल रहा था, जब आप ये कर रहे थे तो मैं वो कर रहा था। तो ऐसी घटनाओं के लिए दोनों तरफ कंटिन्यूअस का प्रयोग हो सकता है। इसमें बस इतना ही जानना है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। आप टेंस के चारों ग्राफ को समझ चुके हैं। हल्का सा अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको गौर से देखना होगा। मैं इसे वाइप कर सकता हूँ, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए। देखिए, ग्राफ फर्स्ट, ग्राफ सेकंड और ग्राफ थर्ड, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में भी ग्राफ फर्स्ट और ग्राफ सेकंड बहुत ज़्यादा हाईली हैं। उन दोनों में भी ग्राफ सेकंड उससे भी ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस है, लेकिन जानना सबको ज़रूरी होता है। चलिए अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ग्राफ 1 ध्यान से देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ग्राफ 2 पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ग्राफ 3 पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ये है हमारा ग्राफ 4। हमारे पास यही 4 ग्राफ है। इंडेफिनिट के बाद इंडेफिनिट लगा सकते हैं, इंडेफिनिट के बाद परफेक्ट लगा सकते हैं, या परफेक्ट के बाद इंडेफिनिट, आगे पीछे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस लगा सकते हैं, कंटिन्यूअस के बाद कंटिन्यूअस लगा सकते हैं। क्लॉज को आप आगे पीछे कर सकते हैं, कंजंक्शन कभी कभी चेंजेज होता है, लेकिन आपके पास ये स्ट्रक्चर है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप ये चारों लिख चुके हैं, ध्यान से इसे आप लिख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर ये सीक्वेंस है तो सही है। अगर ये अब आपने लिख लिया तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट का, इसलिए मैंने कहा था कि आज का वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो अगर प्लीज़ आप जंप करके देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित आपके लिए नहीं होगा। अब बताइए, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा कोई सीक्वेंस संभव नहीं है। अगर कहीं लिखा हुआ है दोनों तरफ हैड, वाक्य गलत है। पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा कोई सीक्वेंस संभव नहीं है। इसीलिए जो मैंने शुरू में क्वेश्चन लिया था, वहाँ पे परफेक्ट का पेयरिंग कंटिन्यूअस से था, तो मैंने उसे काट दिया था। ये संभव नहीं है। अगर आप सीक्वेंस ऑफ टेंस को पढ़े हुए हैं तो पास्ट के सवाल बनाने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं और आप उसे बहुत कंफर्टेबली बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा और ये आप लोग के लिए आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर फिर भी इसमें प्रॉब्लम है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं इसे और ज़्यादा क्लियर करूँगा। प्लीज़ अपने सपोर्ट को बनाए रखिए। वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक कीजिए। पसंद नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन बस ऐसे ही देख के नहीं चले जाइए और वीडियोज़ को पूरा देखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।